इजराइल की धरती का इतिहास बहुत पुराना और रोचक है। हजारों सालों से लोग इस इलाके में रहते आ रहे हैं। प्राचीन इजराइल की कहानी अब्राहम से शुरू होती है। मुझे यहूदी लोगों का पिता माना जाता है। भगवान ने मेरे साथ एक करार किया था। उसने मुझे कनान की धरती देने का वादा किया था। बाद में इसी धरती को इजराइल के नाम से जाना जाने लगा। अब्राहम के पोते याकूब के 12 बेटे थे। ये 12 बेटे इजराइल के 12 गोत्रों के पूर्वज बने। इजराइलियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वे सदियों तक मिस्र में गुलाम रहे, लेकिन उन्होंने अपने भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। मैं उन्हीं में से एक नेता के रूप में उभरा। मैंने एक बहुत बड़ी घटना में इजरायलियों को गुलामी से बाहर निकाला, जिसे एक्सोडस कहा जाता है। 40 साल तक रेगिस्तान में भटकने के बाद हम आखिरकार वादा की गई धरती पर पहुंचे। इसने एक राष्ट्र के रूप में हमारे जीवन की शुरुआत की। कनान में इजरायलियों को कई दुश्मनों का सामना करना पड़ा। उनका अक्सर युद्ध चलता रहता था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें एकजुट करने और उनका नेतृत्व करने के लिए एक राजा की जरूरत है। शाऊल उनके पहले राजा बने। शाऊल एक बहादुर योद्धा था, लेकिन हमेशा बुद्धिमान शासक नहीं। शाऊल के बाद मैं राजा बना। एक ग्वाला से राष्ट्रीय नायक बना। मैंने इजराइल के सभी गोत्रों को एकजुट किया। मैंने अपने दुश्मनों को हराया और एक मजबूत राज्य की स्थापना की। मैंने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया। दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान राजा बना। सुलेमान अपनी बुद्धि और धन के लिए प्रसिद्ध था। उसने यरूशलेम में पहला मंदिर बनवाया। यह यहूदी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बन गया। सुलेमान का शासनकाल इजराइल के लिए एक स्वर्णिम युग था। हालांकि उसकी विशाल परियोजनाओं और शानदार जीवन शैली के कारण लोगों पर भारी कर लगे और असंतोष फैल गया। सुलेमान की मृत्यु के बाद राज्य 2 भागों में बंट गया। यह विभाजन प्राचीन इजराइल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उत्तरी भाग इजराइल का राज्य बन गया। दक्षिणी भाग, जिसमें यरूशलेम भी शामिल था, यहूदा का राज्य बन गया। दोनों राज्य अक्सर एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहते थे। वे आंतरिक संघर्षों और बाहरी खतरों से कमजोर हो गए थे। 722 ईसा पूर्व में असीरियन लोगों ने इजराइल के राज्य पर कब्जा कर लिया। इसके लोग बिखर गए और उन्हें 10 खोई हुई जनजातियों के रूप में जाना जाने लगा। यहूदा का राज्य 1.5 सदी तक और चला। हालांकि इसे शक्तिशाली बेबीलोन साम्राज्य से बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ा। 587 ईसा पूर्व में राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय के नेतृत्व में बेबीलोनियों ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की। उन्होंने पहले मंदिर को नष्ट कर दिया और यहूदा के कई लोगों को बेबीलोन में निर्वासित कर दिया। बेबीलोन निर्वासन के रूप में जानी जाने वाली यह घटना यहूदी लोगों के लिए एक दर्दनाक अवधि थी। अपनी कठिनाई के बावजूद यहूदी लोगों ने निर्वासन में अपने विश्वास और पहचान को बनाए रखा। यहेजकेल जैसे भविष्यवक्ताओं ने उन्हें आशा दी। उन्होंने उन्हें भविष्य में अपनी मातृभूमि में वापसी का आश्वासन दिया। कई दशकों के बाद एक नई शक्ति का उदय हुआ, फारसी साम्राज्य। मैंने साइरस महान ने यहूदी निर्वासितों को यरूशलेम लौटने और उनके मंदिर को फिर से बनाने की अनुमति दी। इसने दूसरे मंदिर काल की शुरुआत की। यहूदी लोगों ने यरूशलेम में अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके विश्वास और लचीलेपन ने उन्हें बचाए रखा। भाग 5, हेलेनिस्टिक प्रभाव और रोमन शासन। सिकंदर महान की विजयों के बाद यहूदिया सहित पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र हेलेनिस्टिक शासन के अधीन आ गया। ग्रीक संस्कृति और विचार पूरे क्षेत्र में फैल गए। इस अवधि में हिब्रू बाइबल का ग्रीक में अनुवाद देखा गया, जिसे सेप्टुआजेंट के रूप में जाना जाता है। इस अनुवाद ने यहूदी धर्म ग्रंथों को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया। हेलेनिस्टिक काल के बाद रोमन शासन आया। रोमनों ने इस क्षेत्र में स्थिरता लाई, लेकिन भारी कर भी लगाए और यहूदी मामलों में हस्तक्षेप किया। रोमन अधिकारियों और यहूदी आबादी के बीच तनाव बढ़ता गया। 66 ईस्वी में यहूदिया में रोमन शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह छिड़ गया, जिसे प्रथम यहूदी रोमन युद्ध के रूप में जाना जाता है। रोमनों ने अंततः 70 ईस्वी में विद्रोह को कुचल दिया। उन्होंने दूसरे मंदिर को नष्ट कर दिया। यहूदी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना, मंदिर के विनाश ने एक युग के अंत का प्रतीक किया और यहूदी लोगों के फैलाव का कारण बना। भाग 6, डायस्पोरा, यहूदी लोगों का बिखराव। दूसरे मंदिर के विनाश के बाद रोमनों ने यहूदिया से कई यहूदियों को निर्वासित कर दिया।
डायस्पोरा के रूप में जाना जाने वाला यह फैलाव पूरे रोमन साम्राज्य और उसके बाहर यहूदी समुदायों को बिखेर दिया। उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करने के बावजूद यहूदी समुदाय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फले फूले। उन्होंने अपनी धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा, आराधनालय और शिक्षा के केंद्र स्थापित किए। डायस्पोरा का यहूदी इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण विविध यहूदी संस्कृतियों और परंपराओं का विकास हुआ, क्योंकि समुदायों ने विभिन्न वातावरणों के अनुकूल बनाया। अपने भौगोलिक फैलाव के बावजूद यहूदी लोगों ने अपनी पैतृक मातृभूमि के साथ पहचान और संबंध की साझा भावना बनाए रखी। भाग 7 तुर्क अंतराल। एक लंबा इंतजार जारी है। 16वीं शताब्दी में तुर्क साम्राज्य ने इजराइल की भूमि पर विजय प्राप्त की। यह सदियों तक तुर्क शासन के अधीन रहा। इस समय के दौरान कई यहूदी पूरे तुर्क साम्राज्य में समुदायों में रहते थे। कुछ ने इजराइल की भूमि पर लौटना शुरू कर दिया, खासकर 19वीं शताब्दी के दौरान। जायोनिज्म का उदय, एक आंदोलन जो उनके प्राचीन मातृभूमि में एक यहूदी राज्य की स्थापना की वकालत करता है, ने 19वीं सदी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गति पकड़ी। फिलिस्तीन में यहूदी आव्रजन, जो उस समय तुर्क साम्राज्य का हिस्सा था, में वृद्धि हुई। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में इस क्षेत्र पर तुर्क साम्राज्य का नियंत्रण कमजोर हो गया। प्रथम विश्व युद्ध मध्य पूर्व में और बदलाव लेकर आया। भाग 8 ब्रिटिश जनादेश, एक यहूदी राज्य की ओर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य का पतन हो गया और ग्रेट ब्रिटेन ने राष्ट्र संघ के एक जनादेश के तहत फिलिस्तीन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। फिलिस्तीन के लिए ब्रिटिश जनादेश 1920 से 1948 तक महत्वपूर्ण परिवर्तन और बढ़ते तनाव का दौर था। फिलिस्तीन में यहूदी आव्रजन में वृद्धि जारी रही, खासकर नाजी जर्मनी और प्रलय के उदय के बाद। यहूदी अप्रवासियों की आमद के कारण अरब आबादी के साथ घर्ष हुआ, जिन्होंने एक यहूदी राज्य के निर्माण का विरोध किया। फिलिस्तीन में अरब यहूदी संघर्ष का समाधान खोजने के लिए अंग्रेजों को बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, एक यहूदी और एक अरब। यह निर्णय यहूदी नेताओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे खारिज कर दिया। भाग 9 आधुनिक इजराइल जन्म, संघर्ष और शांति प्रयास। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। इस महत्वपूर्ण घटना ने सदियों पुराने यहूदी निर्वासन के अंत और ज़ायोनी सपने के साकार होने का प्रतीक किया। हालांकि इसने 1948 के अरब इजरायली युद्ध को भी जन्म दिया, क्योंकि पड़ोसी अरब राज्यों ने इजराइल के निर्माण का विरोध किया था। इजराइल युद्ध से विजयी हुआ, लेकिन संघर्ष का इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ और फिलिस्तीनी राज्य का मुद्दा अनसुलझा ही रह गया। अपनी स्थापना के बाद से इजराइल को अपने पड़ोसियों के साथ युद्धों और चल रहे संघर्षों सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों के बावजूद इजराइल एक जीवंत लोकतंत्र और एक तकनीकी शक्ति के रूप में उभरा है। मध्य पूर्व में स्थायी शांति की तलाश एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया बनी हुई है।